हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको कमिट किया था आप सभी को कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा क्या बेसिकली वही कंसेप्ट समझाऊंगा जो गेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और गेट में मैं मेरा सब्जेक्ट लाइफ साइंस है। तो लाइफ साइंस के अंदर जो भी केमिस्ट्री पूछी जाती है तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पूछी जाती, क्योंकि वो सिर्फ कुछ सेलेक्टिव टॉपिक पर ही ध्यान देते हैं वो लोग। तो मैंने आपके लिए कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए थे जो गेट केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक के जो नाम हैं वो ये हैं। पहला हमारा रहेगा कंडक्टेंस, जैसा कि मैंने आपको खोल के भी रखा हुआ है। आपका हुआ कि ये कंडक्टेंस एकदम से कहाँ, ये तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये तो मतलब 2.4 पे है और पहले वाले टॉपिक के हम गायब कर दिए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो गेट का जो है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग ये कंडक्टेंस पहला चैप्टर उन्होंने रखा है। दूसरा चैप्टर उनका कॉलराउस लॉ है। सेकंड सेल पोटेंशियल है। एंड थर्ड सेकंड सेल पोटेंशियल है। एंड फोर्थ जो हमारा ईएमएफ है। एंड फिफ्थ जो हमारा वो नेस्ट इक्वेशन है। एंड सिक्स थर्मोडायनेमिक एक्सपेक्ट एंड देयर एप्लीकेशन। 6 टॉपिक हैं हमारे फिजिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो हम सबसे पहले अपना कंडक्टेंस स्टार्ट करेंगे। तो इसमें बेसिकली आप समझेंगे कि कंडक्टेंस होता क्या है और हम इसको पढ़ते क्यों हैं। कि देखो, एक हमारा होता है इलेक्ट्रिक मतलब सॉल्यूशन होता है, नॉर्मल सॉल्यूशन। तो उसमें उसमें जैसे मान लीजिए एक प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर में उसमें वाटर के आयन होंगे। वाटर का जो फॉर्मूला एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव, एच टू को तोड़ेंगे तो एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव में टूटेगा। ठीक है। तो जो हमारा जो प्रोटॉन है, तो जो प्रोटॉन है एच पॉजिटिव, तो उनकी जो कंसंट्रेशन है, तो उनकी कंसंट्रेशन अगर हम देखें तो 10⁻⁻7 उनकी कंसंट्रेशन अगर हम देखें H2O। हमारा एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए नॉर्मल सॉल्यूशन है। तो उसमें क्या नहीं, सॉल्यूशन नहीं, प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमारा किस किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। तो जो आयन्स हैं यानी जो प्रोटॉन्स हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टी है, तो इसी के बेसिस पे इसमें करंट फ्लो होगा। इस प्योर वाटर में होगा तो किस रेंज में होगा और किस स्पीड से होगा, किस तरीके से होगा। तो उसके लिए हम उसको प्रॉपर समझने के लिए हम एक टॉप इस कंडक्टेंस के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि इसमें कुछ टर्म्स आने वाले हैं। पहला है आपका रेजिस्टेंस, दूसरा आएगा आपका रेजिस्टिविटी, फिर आएगा आपका कंडक्टेंस और आएगा आपका कंडक्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं। इसमें क्या है कि इसमें बेसिकली आपको न्यूमेरिकल डायरेक्ट निकलेगा, इसमें कोई थ्योरी नहीं है ये। और मैंने देखा है कि फिजिकल केमिस्ट्री से जो आईआईटी गेट का जो क्वेश्चन पेपर रहता है लाइफ साइंस में, जो केमिस्ट्री रहती है, तो उसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर वो लोग न्यूमेरिकली पूछते हैं, जो 2 नंबर का रहता है। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आता तो है ही, 3 से 4 टॉपिक रहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। तो उसमें से अगर आया तो आपको न्यूमेरिकली आएगा, थियोरेटिकल पोर्शन से कुछ भी नहीं होता। तो आपको स्पेशली न्यूमेरिकल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान में रखने होंगे। तो फॉर्मूलाज को हम बेसिकली हमारा मेन पर्पज वही रहेगा कि हम फॉर्मूलाज पर डिस्कशन करें। तो इसके लिए हमने अभी पहला बताया था आपको व्हाट इज द रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम पहले ये समझें कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक वायर है। सिंपल भाषा में कोई इलेक्ट्रिक वायर है तो उसके 2 सिरे होते हैं। मान लीजिए कोई छोटा सा इलेक्ट्रिक वायर ले लें तो उसके 2 सिरे हैं। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए अगर हमें उसमें करंट फ्लो कराना है तो उस पे एक सिरे से हम करंट देंगे और दूसरे सिरे पर हमारा करंट निकलेगा। ठीक है। और अगर जैसे हमारा दूसरे सिरे पर कुछ भी है, अगर वो एक मान लीजिए एक उसका जो सिरा है, जो एक जो उसका जो पॉइंट है, पॉइंटेड एंड है, एक एक सॉल्यूशन में है, प्योर वाटर में है। अगर दूसरा एंड है और हमारा जो सॉल्यूशन में है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जो, तो उसकी जो जो प्रॉपर्टी है करंट की, हम बोले कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो की जो प्रॉपर्टी है, तो उसकी बेसिस पे हम डिस्कशन करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली होता ये है कि जो हमारा जो वायर होता है, तो वायर की जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, तो वो होता क्या है कि जब भी हम
इलेक्ट्रॉन या मतलब करंट फ्लो कराते हैं, तो जो वायर की जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है तो वो अपना एक अपोजिंग फोर्स देती है, यानी जो कंडक्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से जो रोकती है, तो उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसी रेजिस्टेंस को एक जो प्रॉपर्टी हम जिसको बोलेंगे वो इसी रेजिस्टेंस को डिनोट करने के लिए या इसी रेजिस्टेंस को बताने के लिए एक प्रॉपर्टी आती है जिसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब एक स्पेशल टर्म्स में आ जाएगा वो, तो वो आ जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग, मैं ये पीडीएफ आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ से मैं आपको सब समझा रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ से इसकी लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं आसानी से। तो कोशिश करेंगे कि इसमें एक टर्म्स आई है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है, 12th की फिजिक्स में एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है जिससे हम चार हमारे जो वो होते हैं, क्या नाम है, रेजिस्टेंस होते हैं, तो उनमें से किसी 3 की प्रॉपर्टी दी गई होती है हमें और एक की निकालनी होती है। व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला मुझे अभी भी याद है। आई थिंक व्हीटस्टोन ब्रिज डायग्राम तो मैं बना दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस पर बनेगा नहीं, लेकिन मुझे फॉर्मूला याद है। मैं आपको बताऊं कि ये होता कैसे है, करते कैसे हैं। उसमें 4 अगर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं करंट को फ्लो कराने से एक सिरे से, चलो मैं देख कोशिश करता हूँ डायग्राम बनाने की, अगर बन जाए तो। ठीक है, ये हमारा, इसको अगर पॉजिटिव एंड इसको डिनोट करेंगे तो इसको नेगेटिव एंड डिनोट करेंगे। यहाँ पे हमारा ये वोल्टेज आ जाएगा। ठीक, इसको इस पे वोल्टेज, इसको हम R1 नाम दे दें, इसको R1 दे दें, इसको R2 दे दें, इसको R3 और इसको R4। तो होता क्या है कि इनमें से किन्हीं 3 का हमें रेजिस्टेंस दिया गया होता है और किसी एक का निकालना होता है। इसके लिए फॉर्मूला एक, R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4। ठीक है, ये इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला होता है। ये अननोन के 3 दिए गए और किसी एक की रेजिस्टिविटी को निकालने के लिए हम फिजिक्स में स्पेशली यूज़ करते हैं। ओके, तो उसका थोड़ा सा जिक्र है यहाँ पे, कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है कि हमें व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, वो कुछ नहीं है। उसको थोड़ा कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में ओवरव्यू बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है, और उसके बेसिस पे हम रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए हमें R1 निकालना है, R1 निकालना है, R1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा R2 इंटू R3 डिवाइड बाई R4। तो हमारा यहाँ से R1 निकल आएगा। ऐसे करके एक एक को निकाल, अगर R2 को भी निकालना है तो R2 भी हम निकाल सकते हैं। R2 कैसे निकलेगा, R1 इंटू R4 डिवाइड बाई R3। ऐसे ही हम R3 निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम R4 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यानी कंडक्टेंस में इसका पर्पज यही है कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ओके, तो हम अपना मेन टॉपिक पे आते हैं जो हमारा है, वो तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक अलग है। तो होता क्या है कि जो हमारा एक इलेक्ट्रिक वायर होता है, तो जो जो वायर है तो उसमें जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है तो उसको जो अपोज करता है वो होता है हमारा रेजिस्टेंस, रोकता है। और एक होता है कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की जो क्षमता होती है वो होती है कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है कि जितना बड़ा लेंथ होगा, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक वायर है, जितनी उसकी जो लेंथ होगी वो जो रेजिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक, और एक टर्म्स आता है एरिया ए, जिसको हम थिकनेस भी बोलते हैं। कि अगर कोई उसका तार है, अगर उसका हम क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो जो इसकी जो कह सकते हैं एक तरीके से डायमीटर, या हम डायमीटर भी कह सकते हैं, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम उसका सेक्शन काटेंगे, सेक्शन देखें, ऐसी थिकनेस देखें, तो उसे हम ए से डिनोट करते हैं। वो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है टू रेजिस्टेंस के। ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है उसका रेजिस्टेंस से। ओके,
तो इनसे हम फाइनली अगर हम ये कह सकते हैं तो R इज कौन, एक सेकेंड, R L डिवाइड बाई A। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा लेंथ के और इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया यानी ए के। ठीक है, अगर हम जब ये प्रोपोर्शनल का वो हटाएंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट टर्म आएगा रो, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं रो। ये हमारा फाइनल फार्मूला आ गया रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा रो क्या है, रो की वैल्यू क्या है, कैसे इसको वो करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो आर जो हम मेजर करते हैं तो उसका जो हमारा जो हमारी यूनिट है वो है हमारी ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट है नॉर्मली वो है हमारे ओम, और इसकी जो एसआई यूनिट है रेजिस्टेंस की, जो हमारी एसआई यूनिट जो है, रेजिस्टेंस की हमारी एसआई यूनिट है वो है केजी मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो अब हमारा एक टर्म आया था अभी रो, इसको देख लेते हैं ये क्या है, RHO, L नहीं है ये रो है, थोड़ा एडजस्ट करो, रो। ये हमारा इसी रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है हमारी ओम। ओम किस कहाँ से आया, रेजिस्टेंस से, मीटर, ओम मीटर। ठीक है, यानी हम ये फाइनली कहें तो ओम मीटर। रेजिस्टेंस से हमें ओम मिला, रेजिस्टेंस की यूनिट है, और इसकी जो मीटर क्या है, इसकी लेंथ। ठीक है, जो वायर है उसकी लेंथ। ठीक है, उसको ओम सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर के टर्म में वैल्यू देंगे तो उसको ओम सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम एक वैल्यू वो देख लेते हैं, 1 ओम मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 100 ओम, 100 ओम सेंटीमीटर। ये क्या बन गया, ठीक है, 100 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमें 1 ओम सेंटीमीटर दिया गया हो तब, तो 1 ओम सेंटीमीटर, इसकी हमें मीटर में वैल्यू निकालनी तो हो जाएगा 0.01 मीटर। ओके, चलिए अब आप, मैंने जो बताया आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, स्पेशली डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ो, इधर उधर मत भागो। नोट्स में क्या है, अगर आप एक बार इसको सिंपली देख सकते हैं, इससे क्या होगा कि हमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले। ठीक है, और गलत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गलत बात है बजाय कि इन्फॉर्मेशन ना लेने से, तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी मैंने फॉर्मूलाइज तो लिख दिए हैं, आपको वो भी बता दिया है। अब हम एक टर्म्स आती है, आगे चलते हैं। आई होप आपने पढ़ लिया होगा ये, और नहीं तो वीडियो पॉज करिए और आराम से पढ़ लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक टर्म्स हमने बोला था कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना उसकी इनवर्स वैल्यू होती है। कंडक्टेंस जो हमारा होता है वो होता है रेजिस्टेंस की इनवर्स वैल्यू। रेजिस्टेंस को जो इनवर्स जो होता है वो होता है हमारा कंडक्टेंस। ठीक है, सबसे पहले अगर हमको रेजिस्टेंस दिया गया है तो हम 1 डिवाइड बाई जी करके हम उसका कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हमको कंडक्टेंस दिया गया फॉर्मूलाज में तो हम उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस अगर हम आर की तो वैल्यू आपको सबको पता ही है, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर रो। फिर से लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हमारा जो कंडक्टेंस निकालेंगे तो ये जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, ये है हमारा वो प्रोपोर्शनल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, रो इंटू एल, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो जब ये एल ओवर बाई ए, ठीक है, आगे
या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी बराबर कप्पा, एक यूनिट आती है कप्पा, कप्पा इंटू ए डिवाइड बाई एल। क्या हम कप्पा को ये कह सकते हैं, अभी हम बताएंगे कि जी हमारा क्या है, कंडक्टेंस निकालते हैं, और कंडक्टेंस की जो कंडक्टेंस को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है हमारी सीमेंस, SIEMENS, सीमेंस, ओके, जिसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, या इसको हम कोस्ट यहाँ लिख सकते हैं, एसआई यूनिट जो है इसकी वो है हमारी सीमेंस, ओके। हमने एक चीज़ देखी, कप्पा कहाँ से आया, कप्पा जब हमारा प्रोपोर्शनलिटी का टर्म हटा रेजिस्टेंस के उसमें, तो हमारा रो आया जो स्पेसिफिक कांस्टेंट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। और अगर 1/1 डिवाइड बाई रो कर दें तो एक टर्म आएगी, वो होगी हमारी कप्पा, इसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। और रो क्या है, वो हमारी रेजिस्टिविटी है, और 1 डिवाइड बाई रो तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी। एक चीज़ आपने नोटिस की है कि अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो कंडक्टेंस के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। कंडक्टेंस कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, वैसे ही रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? इसको हम क्या बोलते हैं, कप्पा को बोलते हैं कंडक्टिविटी, एंड जी जो होता है हमारा कैपिटल जी, उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, और जो हमारा जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है। कंडक्टिविटी की जो हमारी जो ऐसा यूनिट है वो है हमारी सीमेंस मीटर इनवर्स, ओके। सेंटीमीटर की टर्म में होगी तो सेंटीमीटर इनवर्स भी अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कंडक्टिविटी जो हमारी जो कप्पा है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रिक वायर की क्या कंडक्टिविटी हो, क्या भी किसी भी सॉल्यूशन की क्या कंडक्टिविटी होगी, वो हमारी 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। इसको आप देख लीजिएगा, मैंने एक सेकेंड, ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था वो ये है, ठीक है। आप लोग अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और सारी की सारी ऐसा यूनिट, वैल्यू, सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अगला टर्म समझने के लिए, ओके। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो पॉज करिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये NCERT है, NCERT का डायरेक्ट PDF लेकर के आया हूँ मैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। कंडक्टिविटी पे हम बात करें तो जो कंडक्टिविटी है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होगी, उसकी 3 प्रॉपर्टी मेजर डिपेंड करती है। नंबर 1 हमारा होता है नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल की क्या नेचर है। सेकंड होता है हमारा टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और थर्ड वन होता है हमारा प्रेशर, ओके। पहला होता है नेचर ऑफ मटेरियल, सेकंड इज टेम्परेचर, एंड थर्ड प्रेशर क्या है, ठीक है। जो मटेरियल होता है वो मटेरियल डिपेंड करता है 3 चीज़ों पर। कंडक्टेंस, मटेरियल 3 तरह के होते हैं हमारे, ये मटेरियल हमारा 3 तरह का होता है। मान लीजिए हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, अगर आपने डी ब्लॉक के एलिमेंट देखे होंगे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट देखे होंगे, कुछ ज़्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट आपके कंडक्टर होते हैं ज़्यादातर, ओके। तो जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है 3 तरह की होती है, या तो वो कंडक्टर होगा यानी जो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देगा, या आपका सेमी कंडक्टर होगा जो उससे कम थोड़ा टाइम लेकर के रुक रुक के पास करेगा, या मतलब थोड़ा उस इतनी इफिशिएंटली पास नहीं करेगा कंपेयर टू कंडक्टर, लेकिन पास करेगा वो, उसे हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। एंड थर्ड वन होता है कि उसको एकदम रोक देता है। हमारा जो इलेक्ट्रोलिक सॉल्यूशन की जो वो होता है ना, तो उसको एकदम रोक देता है, वो होता है हमारा इंसुलेटर। तो 3 तरह की मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, जैसे हम कंडक्टिविटी में पढ़ रहे थे। जो कंडक्टिविटी है 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड इज प्रेशर। तो कंडक्टिविटी में अगर नेचर ऑफ मटेरियल में देखें तो मटेरियल की नेचर 3 तरीके की होगी, एक कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, एंड थर्ड इज इंसुलेटर। तो एक और होता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर कैसे बनाते हैं कि सुपर कंडक्टर क्या होता है कि कुछ मटेरियल होता है जीरो रेजिस्टिविटी रखते हैं,
और कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब रोकने की क्षमता इलेक्ट्रिक करंट को, या मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो होते हैं उसकी रोकने की क्षमता बिल्कुल जीरो होती है, और जो कंडक्टिविटी क्षमता होती है वो होती है इन्फिनाइट। ठीक है। और अगर कोई हम मेटल ले लें, सुपर कंडक्टर के एग्जाम्पल में अगर हम देखें, अगर कोई हम एक मेटल ले लें, मेटल और उसके यौगिक बहुत कम टेम्परेचर पर, कोई एक मेटल है, मान लीजिए हमारा आयरन है, और मिनिमम टेम्परेचर पर, मान लीजिए 0 से 15 केल्विन पर, 0 से 15 केल्विन पर मेटल और उसके एलॉयज होते हैं, वो वेरी लो टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर का काम करते हैं। ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर पर बात नहीं कर रहे, वेरी लो टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं। जैसे कि और सेकंड देखेंगे कि हमारा जो सिरेमिक मटेरियल होते हैं, मिक्स ऑक्साइड होते हैं कुछ, वो भी सुपर कंडक्टर का काम करते हैं। वो सिरेमिक मटेरियल और मिक्स ऑक्साइड जो होते हैं, लेकिन वो सुपर कंडक्टर का काम तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। यहाँ पे टेम्परेचर की प्रॉपर्टी वेरी हाई टेम्परेचर देंगे, मानी 150 केल्विन का आपको टेम्परेचर देने पड़ेगा, 150 केल्विन का आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो दो तरीके से काम करेंगे। ठीक है। सुपर कंडक्टर में या तो आप टेम्परेचर को कम करोगे मेटल एंड उसके एलॉय को, अगर वेरी लो टेम्परेचर पर रखोगे तो वो सुपर कंडक्टर का काम करेंगे। अगर सिरेमिक मटेरियल और मिक्स ऑक्साइड को आपने वेरी हाई टेम्परेचर पर रख दिया तो वो भी आपका सुपर कंडक्टर का काम करेंगे। जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक जो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉनिक जो रेजिस्टेंस हमारा, यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अब, आर के बारे में, वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। पहला होगा हमारा नेचर क्या है मेटल का और स्ट्रक्चर कैसा है मेटल का। ओके। एंड सेकंड, तीन चीज़ों पे हमारा ये डिपेंड करेगा। एंड सेकंड है नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब सेल अपना ऑक्टेट पूरा कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ठीक है। उसकी बेसिस पर भी रजिस्टिविटी आपकी डिपेंड करेगी। और थर्ड है हमारा टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर यानी नॉर्मल मेटल है कोई, अगर उसका टेम्परेचर अचानक से हम बढ़ा देंगे, इंक्रीज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो रजिस्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी हाई टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी ना के बराबर हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। ओके। ऐसे हम आगे देखेंगे। एक आप यहाँ पे मैं ये एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी टेबल बना के दी हुई है मेटल की, जो कंडक्टर, कुछ कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, एक्वस सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी इनकी क्या है। कंडक्टर की जैसे सोडियम है 2.1 इंटू 10⁻³ कंडक्टिविटी है सीमेंस इमीटर यूनिवर्स में। ठीक है। कॉपर की तो इससे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आंखों से, खुली हुई आंखों से देख लीजिएगा, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के देखना है इसको। ठीक है। याद नहीं करना है, बट इसको एक बार देख लेना है अच्छे से, जिससे एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। और आपको एक बात और बता दूं, गेट में अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको ज़्यादातर वो वैल्यू दी हुई होती हैं, वो अपना वैल्यू रख के चलता है, जिससे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। आपको अगर फार्मूला आ रहा है, न्यूमेरिकल के लिए मेन चीज़ होती है फार्मूला, अगर आपको फार्मूला आ रहा है तो डेफिनेटली चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। और हम देखेंगे भी जब हम क्वेश्चन करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में या इसको जब भी एंड करूँगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, तो गेट में जितने भी PYQ हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आए हुए हैं, मैं सबको लेकर के आऊँगा, एक एक करके, कुछ मैं डिस्कशन करूँगा और कुछ आप उनके आंसर करना। ठीक है। तो आप इसको खुली हुई आंखों से देखो, इस टेबल को याद बिल्कुल नहीं करना है। लाइफ साइंस वाले जो होते हैं, बायो वाले जो होते हैं, इनको रटने की आदत होती है, तो रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, ये फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है। रजिस्टिविटी हमने जिसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं वो हमने देख ली। रजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी अगर हम एक बार और देखें या हम रिवाइज करने का कोशिश करें तो तीन चीज़ों पर डिपेंड, नेचर क्या है मेटल का, नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं आइटम में। ठीक है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे रजिस्टिविटी कम होती जाएगी। ओके। अब हम किसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट, कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी किससे डिपेंड, वो डिनोट करते हैं कप्पा से। ठीक है।
कंडक्टिविटी की भी कुछ प्रॉपर्टी हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, ठीक है, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेशन एंड इट्स विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट की क्या कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर। कंडक्टिविटी क्या होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। रेजिस्टेंस क्या होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता जाता है, यानी डिक्रीज होता है, और हमारी जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और हमारा जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो हम ये कह सकते हैं कि K is directly proportional to T and R is inverse proportion to T, ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ाओगे कम टेम्परेचर आप हाई रेजिस्टेंस हो सकती है मेटल, कोई भी मेटल, ठीक है। यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर पर तो कंडक्टर का काम करेगी, अगर उसी मेटल को आप नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर पर रखोगे तो वो इंसुलेटर का काम करने लग जाएगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी जब उसकी बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेगी, पहले सेमीकंडक्टर में चेंज होगी, उसके बाद में और लो टेम्परेचर पर जाओगे फिर वो इंसुलेटर की तरह काम करेगी, ठीक है। अगर यहीं पर हम कंडक्टेंस की बात करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी हमारी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो एक फाइनल फॉर्मूला हमारा जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए वो ये है हमारा आर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आर इज इक्वल टू एल ओवर वाई, अच्छे से बन नहीं पा रहा है, आर रो इंटू या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कप्पा इंटू ए, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला हुआ है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जहाँ पर भी कोई भी दिक्कत हुई है आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको इसमें मेन फार्मूला याद रखना है। बाकी आप मैंने जो बकवास करी है इतनी जो 27 मिनट में, वो आप लोग बकवास सुन लेना अच्छे से, कान आँखें बंद करके कान खोल करके सुन लेना, लेकिन आपको फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा। जब तक आप फार्मूला याद नहीं करोगे आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ऐसा ही यूनिट को भी आप एक बार ध्यान से देख के जाना, मैं आपके लिए एक बार एनसीईआरटी का पीडीएफ खोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप लोग फिर से देख सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिए, पढ़िए पहले अच्छे से, जब यहाँ तक पढ़ लो उसके बाद में आगे चलेंगे। आई होप आप सबने पढ़ लिया होगा, तो हम थोड़ा आगे इसको खोलते हैं और आप इसको पढ़ें अच्छे से, ठीक है। कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। आप इस टेबल को, मैंने क्या बोला है, रटना नहीं है, ये टेबल फिर से आ गई, रटना नहीं है, रटना नहीं है, ओके। इसको केवल खुली हुई आंखों से देखना है कि कंडक्टर की जो हमारी जो कंडक्टिविटी होती है वो कितनी है। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम है ना, और सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी इंसुलेटर कंडक्टिविटी कम है, ओके, कंपेयर टू कंडक्टर। तो अब मेटल की प्रॉपर्टी है तीनों, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, और एक्वस सॉल्यूशन में भी कंडक्टिविटी आप देख सकते हो। तो इस टेबल को आप लोग देख लेना अच्छे से, टेबल को, टेबल नहीं टेबल, ठीक है। और ये जो लिख रखा है इन लोगों ने, एनसीईआरटी वालों ने, वो सब पढ़ के जाना, ठीक है। जो मैंने बकवास बोली है वो सब यहीं से है, इतनी देर से यहाँ तक। आप लोग वीडियो पॉज करिए और अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग ये भी बताइएगा कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने में सक्षम हूँ। अगर सक्षम हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।